हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिजनेस है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। बेसिकली ये बिजनेस जो है इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पिछले क्वार्टर में भी इसका रिजल्ट भी एनालिसिस किया था, बिजनेस को भी अंडरस्टैंड किया था हमने। अगर किसी ने मेरा वीडियो वहाँ वो वाला देखा है तो ठीक है, नहीं तो एक शॉर्ट ब्रीफ अप में मैं कोशिश करूँगा मॉडल को समझाऊँ। बेसिकली स्काई गोल्ड जो है वो B2B सेगमेंट में है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ये क्या करते हैं, बेसिकली ज्वेलरी बनाते हैं गोल्ड की, और ये बनाकर जो रिटेल शॉप्स होती हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके रिटेल शॉप्स के लिए ये ज्वेलरी बना कर देते हैं और वो अपने शॉप्स पर उसको बेचते हैं। तो बेसिकली इनको फ़ायदा होता है ऑफ द मार्जिन फॉर विच दे चार्ज ऑन द ज्वेलरी। तो ज्वेलरी पे जो ये मार्जिन चार्ज करते हैं परसेंटेज वाइज होता है, ऑन द वैल्यू टर्म्स होता है। मान लीजिए जैसे गोल्ड जिस प्राइस का है और इन्होंने कोई ज्वेलरी बनाई तो उसकी क्या वैल्यू है, तो उसका एक परसेंटेज ये चार्ज करते हैं टू द बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट्स। अलग अलग कंपनियां जिनको ये ऑन बोर्ड कर रखे हैं, आदित्य बिरला हुआ, जॉय लुकास हुआ, रिलायंस के साथ इनका एग्रीमेंट हो रखा है, आदित्य बिरला के साथ है, कल्याण ज्वेलर्स हैं, PN गाडगिल है, और इन सारी कंपनियों के लिए ये ज्वेलरी बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट कल्याण ज्वेलर्स के लिए, सॉरी, PN गाडगिल के लिए शायद करीब 6 से 8 किलो तक ये ज्वेलरी बनाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो आगे चलकर और भी बढ़ेगा। तो इस तरीके की सारी कंपनियों के लिए ज्वेलरी बनाते हैं, और भी कुछ रीजनल ब्रांड्स हैं उनके लिए ज्वेलरी बनाते हैं, छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए भी ज्वेलरी बनाते हैं, एंड इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं ज्वेलरी, और इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके लिए भी ज्वेलरी बनाते हैं। तो बेसिकली B2B सेगमेंट है, बिजनेस टू बिजनेस। ये बेसिकली गोल्ड की ज्वेलरी बनाकर देते हैं। पहले इनका जो बिजनेस मॉडल था, ये क्या करते थे, गोल्ड को खरीदते थे और खरीद कर उसका ज्वेलरी बनाकर देते हैं। तो इन्होंने अपने बिजनेस के मॉडल में एक थोड़ा सा चेंजेस ये किया है। बेसिकली वर्किंग कैपिटल का जो क्रंच आ रहा है, कंपनी बेसिकली कैश फ्लो लेवल पे नेगेटिव है, और उसका कारण ये होता है कि कंपनी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी ने कई एक्विजिशंस किए हैं, जिसकी वजह से इनका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव दिखता है। तो वो बेसिकली अच्छी खासी तेज़ ग्रोथ को अचीव करने का प्रयास है। कंपनी ने कैपेक्स भी करना है, आगे चलकर बिजनेस को बड़ा भी कर रहे हैं और साइजेबल भी कर रहे हैं। तो ये है मोटा मोटी एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस कैसे करते हैं ये। सॉरी। तो अब जैसे मैं इनको आपको समझा दूं, इन्होंने एक सब्सिडरी खोली है दुबई में, जिसको कि एक्सपेक्टेशन था कि ये अगस्त के आसपास या सितंबर के आसपास खोलना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हुआ, महीने 2 महीने से, और नवंबर में जाकर 7-8 तारीख को इन्होंने एक सब्सिडरी खोली है इन दुबई, जिसका नाम है स्काई सोक ज्वेलरीज ट्रेडिंग LLC। तो बेसिकली इस नाम से एक कंपनी इन्होंने वहाँ खोली है, जिसका Q2 में इन्होंने 150 करोड़ का मैंने बेसिकली एक्सपोर्ट भी किया है उस कंपनी को। और आगे आने वाले समय में मार्च 2027 तक का टारगेट है कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होगा उसका 10 से 12% जो है वो मैंने एक्सपोर्ट से आएगा। तो अगर टोटल रेवेन्यू के लिहाज से बात करें, तो अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू अगर हम पकड़ लें, तो एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक इनका 7600 करोड़ होगा। तो उसका 10 to 12% अगर पकड़ेंगे तो 700 से 900 करोड़ के आसपास एक फिगर, बॉलपार्क फिगर हो रहा है, जो कि एक्सपोर्ट से आएगा बेसिकली। तो ये एक माध्यम हुआ जिससे कि ये सेल करते हैं। इनका जो रिटेल में यहाँ इंडिया में बिजनेसेस हैं वो तो है ही है, साथ ही साथ ये दुबई में अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी सेल करेंगे। तो इनका ये प्लान है। इसके अलावा इन्होंने एक गाना एंड गोल्ड बोल के कंपनी थी, जिसको कि इन्होंने टेक ओवर किया और उसका नाम भी बदल दिया है। उसको हम स्पीड बैंगल के नाम से जानते हैं। उन्होंने बार बार क्योंकि रिट्रिएट किया है इसको कॉन कॉल में कि स्पीड बैंगल के नाम से आप उसको पहचाने, तो कंपनी ने उसको टेक ओवर किया, तो अब उसका नाम भी बदल दिया है, उसको स्पीड बैंगल के तौर पे मानेंगे। और एक्सपेक्टेशंस है कि वो 50 किलो तक के गोल्ड की ज्वेलरी बनाएगी हर महीने, और क्वार्टर में 150 किलो ज्वेलरी बनाकर देंगे। और ये पूरा GML के बेसिस पे है, माने
जो भी पार्टी है जिसके लिए ये बना के देंगे स्पीड बैंगल के थ्रू ज्वेलरी, वो पहले गोल्ड देंगे और गोल्ड लेकर फिर उसकी ज्वेलरी बनाकर, माने एडवांस गोल्ड मॉडल में ये बिजनेस चलेगा स्पीड बैंगल का। तो वहाँ इनको कोई भी कैपिटल नहीं देनी होगी, बेसिकली गोल्ड इनको मिलेगा, गोल्ड को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके पार्टी को हैंड ओवर कर देना है इन्होंने ज्वेलरी, और वो इनको मार्जिन का पैसा इनको दे देंगे। तो बेसिकली कैपिटल कुछ नहीं लगने वाला है उसमें। तो इस तरीके से एक काम होगा बेसिकली। साथ ही साथ इनका एक ब्रांड है स्टार मंगलसूत्र बोलकर, और एक और ब्रांड है जिसका नाम है स्पार्कलिंग बोल के। तो अगर सब कुछ मिलाकर देखें तो इस बार इस क्वार्टर में करीब करीब कंपनी ने जो ज्वेलरी बनाई है वो 544 केजी पर मंथ के हिसाब से इन्होंने ज्वेलरी बनाई है, माने हर महीने करीब 544 किलो की ज्वेलरी बनाई है। और एक्सपेक्टेशंस है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में ये करीब करीब 600 से 700, और फाइनेंशियल ईयर 27 में करीब करीब 900 किलो तक की ज्वेलरी बनाएंगे। इनके पास जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो एक्सटेंड कर सकते हैं 1200 किलो तक, माने 1.2 टन तक की इनकी कैपेसिटी है जिसको ये यूटिलाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी माने स्कोप है यूटिलाइजेशन को बढ़ाने का। कंपनी का प्लान यही है, बेसिकली कंपनी अपना एक और इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाने की कोशिश कर रही है जहां पर ग्राउंड वर्क शुरू होने वाला है अगले कुछ समय में। तो उसकी प्लानिंग ये कर रहे हैं, अप्रैल 2026 से कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और अगले 3 सालों में, तो काफ़ी लंबा प्लान है इनका। तो 3 सालों में स्टार्टिंग 9 फ्लोर्स बनाने की बात है इनकी, और 9 फ्लोर्स जो बनाएंगे ये पहले वो तैयार हो जाने चाहिए। एक्सपेक्टेड है उसका टाइमलाइन उन्होंने ये दिया है 2028 तक वो बनकर तैयार हो जाएंगे और वो यूज़ भी होना शुरू हो जाएंगे बेसिकली। और 2000 उसके बाद इन्होंने ये बताया कि अगले 3 साल में, तो मैंने 26 से 3 साल माने पकड़ कर चलते हैं, करीब करीब 2029 या 30 के आसपास में जाकर बाकी इनके 9 फ्लोर्स और बनेंगे, तो टोटल 1800 फ्लोर्स बनेंगे। इसमें 150 करोड़ इनकी सिविल का जो वर्क है उसके लिए खर्चा होगा, और ये टोटली कंपनी खुद बियर करेगी अपने पास से, इंटरनल एक्रूवल से जो प्रॉफिट होगा कंपनी का उससे दिया जाएगा। फिनेंशियल ईयर 26 से 28 में 50-50 करोड़ करके इसको एलोकेट किया जाएगा, और 100 करोड़ का ये टर्म लोन लेंगे फॉर द मशीनरीज एंड बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी, जो कि 2028 में जाकर ली जाएगी, और इसके बेसिस पे काम को आगे बढ़ाया जाएगा बेसिकली। तो अगर नंबर वाइज देखें, और इसके बाद मैं और भी जानकारी दे दूं, लास्ट में आपको नंबर देता हूं। तो एक और चीज़ रह गई है तो उसको ज़रूर बता दें। तो डिफरेंशिएशन कंपनी ने इस बात का बताया कि रेवेन्यू कहाँ से क्या आता है। तो 400 किलो का रेवेन्यू स्काई गोल्ड के पास से खुद से आता है। स्टार मंगलसूत्र से एक्सपेक्ट करते हैं 55 पर केजीज का रेवेन्यू, और उसके बाद और स्पार्कलिंग से 55 केजीज का ये रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 50 जो है स्पीड बैंगल से कर रहे हैं। जीएमएल लोन, गोल्ड मेटल लोन जो है उस पर इनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो इन्होंने बताया वो करीब 4.5% पड़ता है, और पहले ये क्या करते थे, सीसी लिमिट से ऑपरेट करते थे, तो वहाँ 9-9.5% का इंटरेस्ट लगता था। तो बेसिकली जो भी लिमिट ये यूज़ करते थे उस पर इनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो कंपनी का ये कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं अभी 6 से 8 किलो तक का, मैंने 6 से 8 करोड़ तक का वो जीएमएल अभी ले रहे हैं। उनकी कोशिश ये है, सैंक्शंस क्वांटिटी इनकी करीब 170 करोड़ की है, 170 करोड़ तक वो यूज़ कर सकते हैं करेंटली। शायद वो, सॉरी नंबर में भूल हुई मेरे से, तो 40 करोड़ वो यूज़ कर रहे हैं इस समय, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको हम 170 तक यूज़ कर सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं बैंक से इस नंबर को बढ़ाने का, करीब करीब 350 करोड़ तक ये लेने की कोशिश करेंगे बैंक से लिमिट, लेकिन उसमें पेपर वर्क और टाइम वर्क का समय का हवाला दिया है इन्होंने कि ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा ही लंबा प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है, बैंक अपना टाइम लेता है, तो इस वजह से अभी बाकी ये यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश इनकी ये रहेगी कि धीरे धीरे करके इसको बढ़ाएं, जिससे क्या होगा, इनको इंटरेस्ट में फ़ायदा मिलेगा और ये अपने कैपेसिटी को बेहतर यूटिलाइज कर सकेंगे, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेटल लोन मिलेगा तो इनका इंटरेस्ट का कॉस्ट बचेगा। बेसिकली कैपिटल साइकिल मूवमेंट में बहुत सहूलियत होगी। नेट डेट जो इनके पास है वो करीब करीब 450 करोड़ का है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा डेट लेकर नहीं चल रही है।
अगर उस लिहाज से देखें तो कंपनी का जो करंट रेवेन्यू का गाइडेंस है वो करीब करीब 5400 करोड़ का इस पूरे फिनेंशियल ईयर में है। तो अगर उसके परसेंटेज वाइज देखें तो 8 से 9% के आसपास डेट है इनका। अगर देखें तो 8 से 9% है, तो दैट इज़ वेरी रीजनेबल, माने बहुत ज़्यादा नहीं है डेट कंपनी के ऊपर। और अगर कंपनी के रेवेन्यू और बाकी सारी चीज़ों को देखें तो कंपनी का यही कहना था कि हम अपना जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, किसी ने पूछा कॉन कॉल में कि आपका कैश फ्लो को लेके आप क्या कहते हैं, तो कंपनी का जो कि गाइडेंस है, बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू का गाइडेंस भी मैं बता दूं आपको, उनका गाइडेंस है कि हम 5400 करोड़ का इस फिनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट अपना मैंने पूरे साल का रेवेन्यू हमारा 5600 करोड़ होगा। और अगले साल के लिए उन्होंने 7600 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दे रखा है। और उन्होंने कहा है कि हम अभी भी उस टारगेट को इंटैक्ट रख कर चल रहे हैं, माने कुछ भी हमने उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। और इनका ये मानना है कि हम इसको अचीव कर लेंगे। अब कैश फ्लो के लिए इनका गाइडेंस है कि फिनेंशियल ईयर 27 में जाकर हम मार्च में जाकर हम जो है कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे और हमारा जो नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव जो चल रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली। तो अगर कंपनी का रिजल्ट अब देखें अगर नंबर्स के लिहाज से, तो कंपनी का इस क्वार्टर में 1484 का बेसिकली इनका जो है इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू सेल आया है, करीब करीब 93% बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। पिछले साल सेम क्वार्टर का रेवेन्यू के बेसिस पे 1484 करोड़ का सेल हुआ है। इबिट्टा जो है वो 99 करोड़ का है। पैट जो है वो 67 करोड़ का है। बेसिकली अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो इबिट्टा इज़ 157% ग्रोथ आई है वाई ऑन वाई बेसिस पे, और पैट जो है वो 82% का है। तो सब कुछ बेहतर दिख रहा है। कंपनी का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त था, कहीं कोई गलत चीज़ नहीं लगी मुझे। H1 का अगर नंबर देख लें, मैंने पूरे 6 महीने का जो मैंने आपको बताया कि 5400 करोड़ ये करने की सोच रहे हैं, तो H1 में 2615 करोड़ कर चुके हैं बेसिकली। तो अगर बाकी का बॉल पैक फिगर अगर हम देखें इसको, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 2800 करोड़ करना होगा अगले 6 महीने में, तो जिससे कि 5400 करोड़ के फिगर पे पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी उसके आगे निकल जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, पर रिलेटिवली यही लग रहा है कि उसको क्रॉस कर जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, बेहतर कर जाएं उससे। तो इबिट्टा जो है वो 171 करोड़ का है, जो कि 125% की ग्रोथ है। तो माने ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 55, 50, 60, 70% के आसपास चल रही है। पैट जो है वो 110 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 93% बढ़ गया है। तो मैंने पूरे 6 महीने में 110 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। एंड इनका ये कहना है कि ऑलमोस्ट हम इसको पूरे साल में अगर मैं इसका हिसाब भी दुगना भी पकड़ लूँ तो 220 करोड़ हो रहा है। तो इनका ये एक्सपेक्टेशन रखना कि अगले एक साल में हम इसको 300 करोड़ के आसपास जब पहुँचेंगे तो हम कैश फ्लो पॉजिटिव पहुँच जाएंगे। तो मैंने अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पैट मार्जिन जो है ग्रॉस मार्जिन 8.2 है, और पिछले क्वार्टर में जो था 8.1 था, तो वहाँ से ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ रहा है। पैट मार्जिन 4.5 है। कंपनी का गाइडेंस यही है कि 4.2 या 4.3 के आसपास हमारा पैट मार्जिन रहेगा। अब थोड़ा मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं। मंगेश चौहान जो कि कॉल में मौजूद थे, जो कि प्रमोटर भी हैं, चौहान ब्रदर्स के नाम से फेमस है, बहुत लोग इनको रिलेटिवली इस नाम से मैंने एसोसिएट करते हैं और बुलाते भी हैं। तो अपने गाइडेंस पे बहुत पक्के हैं और जो बात कहते हैं वो कर कर दिखा देते हैं, इतनी काबिलियत रखते हैं। मैं इसलिए मैं बहुत ही श्योर शॉट हूँ। मैंने इनको देखा, जो मैंने अभी तक इनको ट्रैक किया पिछले 4 से 6 क्वार्टर में, 3 से 4 क्वार्टर से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो मैंने जो देखा है कि अपने बात पर टिके रहते हैं। पिछले क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इन्होंने कोई ब्लॉक डील करने वाले थे, उसमें जो भी पार्टी एज एन पार्टी जो उस ब्लॉक डील को एग्जीक्यूट करना चाह रही थी, तो वो कहीं कुछ क्या प्रॉब्लम आई, कुछ कारण से कुछ लेकर इश्यूज हुआ, तो जो पार्टी थी उसने बैक ऑफ कर लिया बेसिकली अहम मौके पे। तो इनको मजबूरी में ओपन मार्केट में अपने शेयर प्राइसेस को, अपने शेयर्स को बेचना पड़ा। माने जो पहले ब्लॉक डील होने जा रही थी वो ब्लॉक डील ना होकर मार्केट में जब बिक गई, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था प्राइस पे। खैर वो एक अलग चीज़ है, जिसमें कि मैनेजमेंट ने उसकी गलती भी मानी। उन्होंने कहा कि हमने ढंग से नहीं एग्जीक्यूट किया उसको,
हमको ढंग से एग्जीक्यूट करना चाहिए था। माफ़ी भी मांगी, आज भी माफ़ी मांगी। तो कंपनी का प्रमोटरों का यही कहना था कि हमने अपनी हिस्सेदारी इसलिए बेची क्योंकि हम 20-25 साल से व्यापार में लगे हुए हैं। क्योंकि मुझे याद है मंगेश चौहान जी ने खुद बताया कि हम कंटिन्यूअसली इस बिज़नेस में लगे हुए हैं, हमने कभी कोई बिज़नेस से कुछ लेने की कोशिश नहीं करी। हमें कुछ पैसे की ज़रूरत, या मैंने अपनी फैमिली नीड्स के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो जिसकी वजह से ये ब्लॉक डील वो करना चाहते थे, ब्लॉक डील हो नहीं पाई। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन बना कि उन्होंने ओपन मार्केट में जाकर शेयर बेचे, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग आई मार्केट में बेसिकली। तो शेयर प्राइसेस काफ़ी रिड्यूस हो गए थे, ऑलमोस्ट मुझे याद है 250 या 60 के आसपास के लेवल को टच कर गया था शेयर प्राइस, जो कि वहाँ से फिर रिवर्स बैक कर गया, रिकवर बैक कर गया बेसिकली। तो कंपनी ने गाइडेंस जो दे रखा है, कंपनी उसके हिसाब से काम कर रही है। पहले से ग्रोथ लेवल को अगर आप देखें, क्योंकि बेस इफेक्ट आ रहा है, कंपनी की सेल कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो रिलेटिवली आप देखने में मिलेगा कि जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो कम हो रहा है। पर अच्छी चीज़ ये है कि अपने इस B2B सेगमेंट में वो सबसे बढ़िया कंपनी है, उनके जैसा कोई नहीं है। इवन शांति गोल्ड है और भी है, मैं उनको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ इस समय, लेकिन मैंने जितना मुझे कहीं से पता चला कि 10 से 12% की ग्रोथ है सिर्फ शांति गोल्ड में। तो B2B सेगमेंट में आशापुरी गोल्ड भी है, मैंने उसका भी वीडियो बनाया, उनके भी ग्रोथ में कोई दम नहीं है, वही 15-20% के आसपास के गाइडेंस दे रहे हैं वो इस साल की। तो B2B सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव बेट लगती नहीं है। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स जो है वो सबसे बढ़िया बेट है मेरे हिसाब से। पर आप अपने बिजनेस का एनालिसिस ज़रूर करें, और कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई और इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पोस्ट करें, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा इनकॉर्पोरेट करने की। और मेरे को जितना समझ में आया उस हिसाब से मैंने इसका एनालिसिस किया, और अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएंगे। बाकी बात मैनेजमेंट पॉजिटिव लग रही थी। मैनेजमेंट का यही कहना था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, इस रेंज बाउंड में ही रहना चाहिए। एप्रिसिएशन होता रहेगा गोल्ड के प्राइसेस में, जिसके बेसिस पे इनको उम्मीद यही है कि हम बेहतर करते जाएंगे। उन्होंने कहा हमारे सेल का जो ज़्यादा फिगर आता है वो एक्चुअल में 20 कैरेट या 22 कैरेट से ही आता है, 80% सेल वहाँ से आता है। बाकी 9 कैरेट और 14 कैरेट और 18 कैरेट के जो भी गोल्ड ज्वेलरीज हैं उनका परसेंटेज अभी बहुत कम है, जो कि रिलेटिवली कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाता है बेसिकली। लेकिन अगर कैरेट वाइज कम हो इन बिजनेसेस में तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मार्जिन बढ़ता है बेसिकली। जब आप कम कैरेट का भी ज्वेलरी बनाते हैं तो आपकी जो मार्जिन है वो बढ़ता है। तो एक्सपेक्टेशंस यही लग रही है कि गोल्ड अगर ज़्यादा महंगा होता भी जाएगा तो मार्जिन बेहतर होता जाएगा कंपनी का। इन लॉन्ग टर्म में ये बेहतर बेट लगती है अभी तो फिलहाल। हालांकि देखना होगा, हमको हर क्वार्टर इसको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हम बिजनेस नहीं चला रहे हैं, हम मैनेजमेंट की बात को सुनते हैं, उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ज़रूर आप भी इस बात को मानेंगे और कोशिश करिए कि ट्रैक करेंगे इस कंपनी को। थैंक यू सो मच।